नाज़रीन, जो एक मुआहिदा अमेरिका और ईरान के दरमियान हुआ है, ये सिर्फ एक मुआहिदा नहीं है, ये एक नए रीजन का आगाज है, एक ऐसा रीजन जिसमें मजीद अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, मजीद कॉपरेशन जब वो डेवलप होगा और बिल्कुल रीपोजिशनिंग जब वो अब होने जा रही है। तो बहुत बड़े इवेंट्स जब वो आगे आने जा रहे हैं अरब ममालिक के दरमियान आपस में, अरब ईरान के हवाले से जो रिलेशंस है उसमें बहुत, और चाइना उसका जो इन्फ्लुएंस है वो और ज्यादा मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ेगा। तो बहुत आप कह लें कि तारीखी इवेंट्स जब वो आगे आने जा रहे हैं। एट द सेम टाइम जब इसराइल ये काम कर रहा होगा कि वो इस प्रोसेस को भी डिरेल कर रहा होगा और नई जगह जब वो छेड़ने की बात कर रहा होगा। आज इसराइल ने फिर बात की है कि शाम के साथ हमारी जंग, तुर्की के साथ जंग जो है वो किसी भी वक्त छिड़ सकती है। तो नाज़रीन, रीजन में जो ये वाला इरा था कि हमारे मफादात, बस यही कहा जाता है हमारे मफादात, तो उसका खात्मा हुआ जाता है। अब ईरानी मफादात को भी सामने रखना होगा। इस रीजन में आप कोई भी चीज आगे बढ़ाई नहीं जा सकती जब तक ईरानी कॉपरेशन उसमें शामिल ना हो, ईरान की मुशावरत जब उसमें शामिल ना हो। तो यही वो चीज है जो सब कुछ बदल रही है, ठीक है ना, क्योंकि पहले तमाम जो फ्रेमवर्क था वो ईरान के खिलाफ काम कर रहा था। अब जो तमाम फ्रेमवर्क है वो ईरान के साथ काम करेगा, ईरान के साथ कॉपरेशन के साथ जब वो चीजें यहां पर चलेंगी। मिसाल के तौर पे जो एक बड़ी इस वक्त जो रिपोर्ट आ रही है कि कुवैत के वजीर खारजा और ईरान के वजीर खारजा का आपस में राब्ता हुआ है। अब कुवैत और ईरान की जो हिस्ट्री है वो आपके सामने है। अभी आखिरी वक्त तक जब वो कुवैत पर, वहां पर अमेरिकी बेसिस पर ईरान के जब अटैक्स होते रहे, ईरान ने कहा कि हमारे पास ये एविडेंस है कि ये 2-3 मुल्कों से बरह रास्त हमारे पर जब अटैक्स हुए हैं, और जो ईरानी जो जेट्स गए थे उन्होंने यहां पर जब आकर अटैक्स किए थे। और फिर जब इराक ने हमला किया था ईरान पर 80s के अंदर, तो कुवैत बहुत बड़ा सपोर्टर था। तो ये एक हिस्ट्री है, बड़ी तल्ख हिस्ट्री है, बहरीन, कुवैत, इनकी जब ईरान के साथ, तो कुवैत के साथ ईरान के वजीर खारजा का राब्ता हो रहा है। तो ये इस बात का सबूत है कि यानी अब ईरान के साथ कॉपरेशन करना होगा। दोनों ने डायलॉग की जब वो बात की है, तो ये मुल्क अब हॉस्टाइल टू ईरान नहीं हो सकते। यानी यहां पर बेसिस मौजूद ही सिर्फ इसलिए थी कि वो ईरान के खिलाफ थी। एब्राहम अकॉर्ड का मकसद ही इसराइल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर जब लेकर आना था, पर्शियन गल्फ तक जब लेके आना था, ईरान के इस दरवाजे के ऊपर जब आकर इसराइल को बिठाना था। तो ये सारा फ्रेमवर्क हॉस्टाइल टू ईरान काम कर रहा था, जो कि अब नहीं कर सकता। तो अब इन मुल्कों को अपनी सिक्योरिटी खुद लेनी है और साथ जो है वो ईरान के साथ कॉपरेशन के साथ मामला लेकर चलने हैं और अमेरिका को अल्टीमेटली यहां से विड्रॉ करना है। आप ये देखिए कि अमेरिका ये कहता है बार बार कि यूरोपियन जब अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद उठाएं, हम इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तो वो गल्फ को ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देता, मिडिल ईस्ट के ममालिक को, ओआईसी मुल्कों को ये अपॉर्चुनिटी जब वो क्यों नहीं देता। गल्फ की सिक्योरिटी उठाने का अमेरिका को बड़ा शौक इसलिए है, अगर यूरोपियंस खुद उठाएं अपनी सिक्योरिटी तो गल्फ को भी अपनी सिक्योरिटी खुद उठानी चाहिए। नहीं, इससे ये होगा कि ये मुल्क जब वो फिर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और ये कमजोर नहीं रहेंगे, इनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकेगा। फिर ये इक्वेशन नहीं रहेगी कि अमेरिका इनकी बेसिस भी इस्तेमाल कर रहा है, वहां से उड़कर वो ईरान पर हमला भी कर रहा है, ये ना अमेरिका को रोक सकते हैं ना ईरान को रोक सकते हैं। तो ये आजाद हो जाएंगे, यानी ताकतवर जब वो हो जाएंगे। और इसराइल को ये अफोर्डेबल नहीं है। अगर अमेरिका की फौज का यहां से इनखला होता है या अमेरिका की प्रेजेंस यहां पर बहुत कम रह जाती है, बेसिस बहुत सुकड़ जाती हैं, बहुत थोड़ी सी बेसिस रह जाती हैं, और वहां पर भी लिमिटेड इक्विपमेंट्स है वो होता है, जिसकी इब्तिदा इस एमओयू के तहत हो गई है। ईरान ने वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ये लगा दी है कि अमेरिकी अब मजीद फौज मिडिल ईस्ट के अंदर फिल वक्त जब नहीं आएगी। तो ये उसी सिलसिले का जब आगाज है। तो इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला है। इसराइल की जो बदमाशी इस रीजन में है वो सिर्फ है ही इस वजह से कि चूंकि अमेरिका की पूरे रीजन के अंदर बेसेस हैं, अमेरिकी मिलिट्री जो है उनकी जो पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, इंटेलिजेंस सपोर्ट है, एयर पावर है, वो सारी सपोर्ट करती है। तो इसराइल पूरे रीजन पर जाकर बमबारी कर सकता है। अमेरिका एयर फ्यूल सपोर्ट देता है तो वो तेहरान पर और यहां आकर यमन के ऊपर बमबारी कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर अमेरिका की यहां पर बेसेस हैं तो वो रीजन की गवर्नमेंट्स को खामोश रखते हैं कि वो इसराइल जो भी कर रहा है उसको करने दें। अगर अमेरिका की यहां पर इस तरह से बेसिस नहीं होगी तो वो रीजन की गवर्नमेंट्स को इस तरह से खामोश नहीं रख सकेगा। तो ये अब इसराइल के लिए सबसे बड़ा मसला है कि उसको हर सूरत अमेरिका को रीजन में रखना ही है, क्योंकि अगर अमेरिका इस रीजन में नहीं होगा तो इसराइल फिर अपनी बदमाशी उस तरह जारी रख सकेगा और उसको एक नॉर्मल एंटिटी की तरह बिहेव करना पड़ेगा, और ये वो कभी कर नहीं सकता। तो इसलिए अब यानी आगे आने वाला टाइम जो है ना वो अब ये मैं समझे खत्म हो गई है। एक काइनेटिक जो एपिसोड था वो फिल वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन अब ये जंग जब वो किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जब लड़ी जाएगी, किसी और महाज के ऊपर जब लड़ी जाएगी, और इसराइल मुसलसल कोशिश कर रहा होगा कि इसको बैक टू काइनेटिक जो फेज है वहां पर जब लेकर आ जाए, यानी जहां पर बमबारी हो, हमले हो, उसकी तरफ दोबारा ला जाए। बट ये जंग अमेरिका के विड्रॉल की है ना, तो वो ईरान अब और मुख्तलिफ अंदाज के अंदर लड़ रहा होगा, और खुद जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं वो खुद भी अब इस बात को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो चुकी है। अब ये बेसिस उनके लिए ज्यादा बड़ा मसला है। उन पर सिर्फ इस वजह से हमला हुआ है कि ये बेसिस वहां पर थी, वगरना पाकिस्तान बाकी मुल्क वहां पर बेसिस नहीं है तो उन पर अटैक नहीं हुआ।
अच्छा, इसी दरमियान जो एक बड़ी खबर नजर आ रही है वो मॉस्को से आ रही है। यूक्रेन की जंग बहुत ही खौफनाक मरहले के अंदर दाखिल हो गई है। 4 साल इस जंग के अंदर आज यूक्रेन ने अपना सबसे बड़ा हमला जब वो मॉस्को पर लॉन्च कर दिया है। सैकड़ों ड्रोन इसके अंदर इस्तेमाल किए गए और वो ड्रोन जाकर हिट किए हैं। बहुत बड़ी जो उनकी ऑयल रिफाइनरीज हैं वो हिट हुई हैं और यानी मॉस्को एक बड़ा ही खतरनाक सा मंजर इस वक्त पेश कर रहा है। धुएं के बड़े बादल जब वो उठ रहे हैं, यानी मॉस्को का भी मॉडर्न टाइम में कभी ऐसा मंजर वहां से सामने नहीं आया कि पूरा मॉस्को जब वो वहां से धुएं के बादल जब उठ रहे हैं। तो ये अब जंग बहुत ज्यादा खराब हो गई है। प्यूटन इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वन ऑफ दी बिग वजह पॉलिटिकल भी है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकली जो प्यूटन है उनकी पोजीशन कमजोर होती चली जाएगी, ठीक ना। प्यूटन की जो पोजीशन है वो अंदरूनी तौर पर कमजोर होती चली जाएगी कि मतलब अंदर इतने बड़े जब वो हमले हो रहे हैं। सो इसलिए इसका जवाब आएगा बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से यूक्रेन पर भी आएगा। और चूंकि रशिया का मौकफ यह है कि यूक्रेन ये हमला कर ही नहीं सकता अगर पीछे से सपोर्ट ना हो नेटो कंट्रीज की, तो नेटो कंट्रीज के खिलाफ ही रशिया का किसी न किसी अंदाज के अंदर जब वो जवाब आने वाला है। तो ये जंग जब बहुत खतरनाक तरीन मरहले के अंदर दाखिल हो गई है। नेटो कंट्रीज का कोई इरादा नहीं है जंग को रोकने का, बल्कि अब तो ये एक नया मरहला है कि मॉस्को भी इस तरह से हिट होगा और मॉस्को अफोर्ड नहीं कर सकता कि रोज इस तरह से हिट हो। तो ये एक आपसे मैंने कहा आलमी जंग की तरफ जो खतरात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। एमओयू की एक कॉपी आ गई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त ईरान का जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है और उसके बड़े टैंकर जो वो ईस्ट एशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। क्योंकि एमओयू के साइन होने के इमीडिएट आफ्टर जो है वो ईरान की एक्सपोर्ट शुरू हो जानी थी, जो कि इस वक्त शुरू हो चुकी है। साथ ही खबर यह है कि सऊदी अरेबिया के 3 बड़े ऑयल टैंकर जो कि 6 मिलियन बैरल ऑयल लेकर वो इस वक्त जो स्ट्रेट होर्मुज से गुजरे हैं। तो अब देखें दोनों का कॉपरेशन, इधर के गल्फ ममालिक और उधर का गल्फ यानी कि ईरान, तो उनका आपस में कॉपरेशन। उसके साथ सऊदी अरेबिया का ऑयल 6 मिलियन बैरल 3 टैंकर लेकर गुजरे और ईरान के जो पेट्रोकेमिकल यूनिट्स हैं वो बैक टू जो सेम कैपेसिटी है वहां पर जब वो आ चुके हैं। 89% उन्होंने रिकवर कर लिया है। 89% के वो फैसिलिटीज जब उसी तरह से उन्होंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये सारे पेट्रोकेमिकल जो प्लांट्स है ये शटडाउन हुए थे। बहुत सारे जो अंडर अटैक आए थे, इजराइल ने तबाह किया था। तो ये ईरान की इस वक्त की मेन एक्सपोर्ट ये पेट्रोकेमिकल ही हैं, तो इनकी रिकवरी बहुत जरूरी थी। ईरान ने इनको भी तेजी के साथ रिकवर कर लिया। 89% जब वो बैक टू कैपेसिटी आ चुके हैं। अच्छा, ये एमओयू की जो कॉपी है वो अब सामने आ गई है और ये वही 14 नकात ही हैं, उसमें कुछ अल्फाज ऊपर नीचे किए गए हैं, लेकिन ये ईरान के सदर ने आज इसको एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट करार दिया है। जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है। ईरान की इसमें जो फतह है वो जगह जगह पर लिखी हुई है और जैसे ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर ने कहा था कि हम इजराइल को घुटनों पर ले आएंगे, अमेरिका को घुटनों पर ले आएंगे, तो ये बिल्कुल वही है। मतलब एक टोटल सरेंडर जो है वो उन्होंने हासिल किया। इस एमओयू के तहत इसकी साइनिंग के साथ ही तमाम टेरिटरीज के ऊपर, तमाम फ्रंट्स के ऊपर जो जंग है इंक्लूडिंग लेबनान, वो फौरी तौर पर रोक दी जाएगी। तो इस वक्त ये मुसलसल वायलेशन है जो लेबनान में जारी है। सबसे पहला नुकता ही लेबनान उन्होंने रखा है। दूसरा, ईरान के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। ये दूसरा नुकता, ईरान के इंटरनल अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस जब नहीं होगी। और 60 दिन का ये होगा, लेकिन इसको म्यूचुअल कंसेंट के साथ जब इसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है कि 60 दिन में डील फाइनल करनी है, लेकिन अगर दोनों चाहें तो इसको 70 दिन या 80 दिन भी जब कर सकते हैं। ईरान के ऊपर जो ब्लॉकेड है वो फौरी तौर पर खत्म किया जाएगा, उसका आगाज कर दिया जाएगा। 30 दिनों के अंदर अंदर जो है उसको मुकम्मल खत्म किया जाएगा, लेकिन इस दरमियान कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी और जो इंप्लीमेंटेशन है वो साइनिंग के फौरी बाद जब वो शुरू कर दी जाएगी। और इसी दरमियान जो है वो ईरान जो है वो अरेंजमेंट्स करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से। ये आप देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर भी ईरान की सुवरेनिटी मान ली गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान चलाएगा और ओमान के साथ वो डायलॉग करेगा और एक फ्रेमवर्क वो बनाएंगे। 60 दिन तक कोई फी वसूल नहीं की जाएगी, लेकिन 60 दिन के बाद वो फी लेंगे। और साथ जो है वो इसमें लिखा हुआ है कि जो बाकी गल्फ रियासतें हैं उनके साथ भी हम डायलॉग करेंगे, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। बातचीत के साथ जब वो मामलात को चलाया जाएगा, लेकिन अरेंजमेंट जो है वो ईरान और ओमान ही के पास रहेंगे। सो यहां पर ईरान की सुवरेनिटी मान ली गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर, जहां से 1/5 दुनिया की एनर्जी जब गुजर रही है। तो यही वो चीज है जो ईरान को एक ग्लोबल प्लेयर बना रही है। इसी दरमियान जो छठा नुकता है उसमें $300 अरब का जिक्र है। ये ऑफिशियल है। अब ये जो 14 नकात हम शेयर कर रहे हैं, ये ऑफिशियल वो डॉक्यूमेंट है जो साइन हुआ है। $300 अरब ईरान को दिए जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और अमेरिका और उसके रीजनल पार्टनर्स इन पैसों का जब वो बंदोबस्त करेंगे। और ईरान पर जो तमाम सैंक्शंस हैं, यूनाइटेड नेशन की हैं, बाकी हैं, वो सारी की सारी जो वो IAEA की हैं, वो सारी खत्म कर दी जाएंगी। 8वां नुकता यह है कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बनाएगा, जो कि ना आज तक उसने बनाया है और ना वो बनाने का कोई इरादा रखता है। लेकिन अगर दोबारा जंग हुई तो फिर ईरान न्यूक्लियर बनाएगा और ईरान इसी स्टेटस को बरकरार रखेगा न्यूक्लियर के हवाले से।
और एट द सेम टाइम अमेरिका कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा। और ये लाइन देखिए कि मजीद फोर्सेज अमेरिका रीजन में डिप्लॉय नहीं करेगा। ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट है जब से अमेरिका इस रीजन में आया है कि उसको कोई मुल्क ये बता रहा है कि आपने इतनी फोर्सेज रखनी और इतनी नहीं रखनी। यानी ये बिल्कुल एक आगाज है उस प्रोसेस की तरफ जिसमें अमेरिका का मुकम्मल विड्रॉल होना है, या कम से कम इतना विड्रॉल होना है कि बस अमेरिका बहुत थोड़ी उसकी प्रेजेंस यहां पर रह जाएगी, वो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं कर सकेगा। तो एडिशनल फौजें इस दरमियान अमेरिका की रीजन में नहीं आएंगी। देखें, ये जो अगर अमेरिका फाते होता तो वो तो कभी ये शर्त ना मानता। ये शर्त मानना ही यानी शिकस्त की अलामत है कि अमेरिका की फौज है, रीजन वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन ईरान बता रहा है कि अब आपकी मजीद कोई फौज नहीं आएगी। तो ये एक उसका आगाज है जहां से हमने इंट्रोडक्शन किया कि नए मुआहदे, नई अंडरस्टैंडिंग्स, रीजन अपनी सिक्योरिटी खुद लेगा, जो कि इसराइल नहीं चाहता। क्योंकि अगर अमेरिका चला जाए तो इसराइल फिर पूरे रीजन में ऑपरेशंस नहीं कर सकता। वो लेबनान में कर सकता है, शाम में कर सकता है, लेकिन ना वो आकर ईरान पर हमला कर सकता है। अपने बॉर्डर से आगे बढ़कर वो कहीं अटैक नहीं कर सकता। और फिर जाहिर है जब रीजन की गवर्नमेंट लेबनान की बात कर रही हो, शाम की बात कर रही हो, तो फिर वहां भी इसराइल के लिए बड़ा मसला हो जाएगा, गजा पर हमला करना बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसी दरमियान जो है वो सैंक्शंस, अमेरिकी ट्रेजरी जो है वो फौरी तौर पर वो लाइसेंस और बाकी वेवियर जो है वो जारी करेगी क्रूड ऑयल के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, और बाकी तमाम एसोसिएटेड सर्विसेज जो हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें जो हैं इस पर इमीडिएटली ईरान को, यानी आज के दिन से ये उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया बैंकिंग में, ट्रांजैक्शन के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। वही अमेरिकी ट्रेजरी जो रोज सैंक्शन लगाती थी, आज वही अमेरिकी ट्रेजरी जो वो अलाउ करेगी। एक विक्ट्री जो वो कितना कुछ बदल रही है। और जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर अवेलेबल रहेंगे। अब इसमें बड़ी टेक्निकल बात है, जो पिछली डील हुई थी उसमें इन्होंने कहा था जो हम आपको पैसे देंगे जो फ्रोजन एसेट्स हैं, लेकिन क्या हुआ कि बाद में इन्होंने कहा नहीं, ये आप सिर्फ मेडिसिन पर्पज के लिए ले सकते हैं, और वो भी नहीं दिए। उसमें भी ऐसी ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें डाली कि वो भी नहीं मिले कि ह्यूमैनिटेरियन पर्पज के लिए ले लें जी, मेडिसिन खरीद लें, ये कर लें, वो भी नहीं मिले। अब ईरान ने वो शर्त डाली है कि जिसको हम मतलब जहां हम ट्रांजैक्शन करना चाहें, जिधर डिलीवर करना चाहें हम कर सकते हैं, और इमीडिएट हमें एक्सेस उन फंड्स की होगी। पैसे तो उधर ही बैंकों में पड़े रहेंगे ना, मिसाल कतर के बैंक में पड़े हुए हैं तो पैसा उधर ही पड़ा रहेगा, लेकिन ईरान को एक्सेस होगी और ईरान जहां उसको ट्रांसफर करना चाहे, जिसको ट्रांजैक्शन करना चाहे ईरान कर सकेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ मेडिसिन ही खरीद सकते, ये ईरान ने इस दफा इसमें जब लिखवाया। तो ये यानी उसकी मेन बातें हैं। तो ये यानी बिल्कुल एक वही है जो 14 नकात सामने आए थे, लेकिन अब ये ऑफिशियल है और कुछ वर्डिंग चेंज है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी ईरान ने हासिल की है। अब उधर इसराइल जो है जाहिर है उसकी एक इबरतनाक शिकस्त का एक और फाइनल लम्हा है कि उसको लेबनान से निकलना है, जो कि वो नहीं निकलना चाह रहा। अब उस पर फटा बना हुआ है, यानी मुआहिदा साइन हो चुका है। इस मुआहिदे के मुताबिक फौरी तौर पर तमाम फ्रंट्स पर जंग खत्म होना थी, लेकिन लेबनान के फ्रंट पर जंग खत्म नहीं हुई है। ईरान इसको ज्यादा देर अफोर्ड नहीं करेगा। अब उधर इसराइल कह रहा है कि हमारी 10 किलोमीटर अंदर तक जो फौज रहेगी, इसका उन्होंने मैप भी जारी किया, 10 किलोमीटर अंदर तक हमारी फौज है और ये हमारी सिक्योरिटी रीजन की वजह से अंदर रहेगी। और उधर नेतन्याहू ने CNN को बताया है कि ईरान जो है वो इस मुआहिदे पर अमल नहीं करेगा। ये वही प्रोपेगेंडा है जो इसने उस ओबामा दौर में किया, पहले मुआहिदे को रोका, फिर जब हो गया कि नहीं जी ईरान तो अमल नहीं कर रहा, ये हर चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, बताता था कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और चार्ट्स बनाकर दिखाता था कि बॉम्ब की शेप बनाकर दिखाना कि यह बॉम्ब इतना पहुंच गया, इतना इन्होंने बना लिया। तो ये इसने उस वक्त काम किया। तो वही सेम प्लेबुक है कि ये ईरान इंप्लीमेंट नहीं करेगा। हमेशा अमेरिका ने मुआहिदा तोड़ा, इसराइल ने तोड़ा, यूरोपियंस ने तोड़ा। अब वो एक बार फिर प्रोपेगेंडा जब शुरू हो गया, फिर वहां पर जो इजरायली मीडिया है, अमेरिका में जो ज़ायनिस्टों के कंट्रोल में सारा मीडिया है, उन्होंने भरपूर कैंपेन ट्रंप के ऊपर शुरू कर दिया है। यूएस मीडिया स्लैम ट्रंप प्लान, ट्रंप्स ईरान डील एज स्पिन जॉब अमिड फियर्स क्रिटिसिज्म। शदीद यानी तनकीद ट्रंप पर हो रही है, हालांकि जितनी ट्रंप पर क्रिटिसिज्म हुई है कि ये उसकी बैड पॉलिसीज की वजह से, ये कोई पहला अच्छा फैसला है जो ट्रंप ने किया। इसके बाद क्या ऑप्शन था ट्रंप के पास कि जमीनी फौज ही उतारनी थी ना, यही ऑप्शन रह गया था ट्रंप के पास। जमीनी फौज उतारना क्या ये अमेरिका के इंटरेस्ट में होता? अमेरिका यहां से कभी फातेह होकर नहीं निकल सकता था। तो ट्रंप ने जो अवेलेबल उसके पास ऑप्शंस थे, उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन था ये उसने लिया है कि उसने इसको फिलहाल रोका है। तो जंग हारने के बाद तमाम चीजें आप कंट्रोल नहीं कर रहे होते, तो ट्रंप के चीजें हाथ में तमाम चीजें तो नहीं थी, तो जो पॉसिबल था, इससे एक खराबी हुई है, उस खराबी में मजीद धंसते चले जाने से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अब वहां से वापस निकलने में कोई ना कोई सोल्यूशन है। तो अब वो भरपूर क्योंकि देखें अब एक बार फिर वहां पर ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि असल मसला क्या है। असल मसला ज़ायनिस्टों का कंट्रोल है, वहां के मीडिया पर, वहां के सिस्टम पर, वहां की इकॉनमी पर, वहां के इदारों पर, जो कि अगर कोई मुल्क यानी कोई सदर आकर कोई अच्छा फैसला करने की कोशिश भी करे जो इनको पसंद ना आए, तो फिर ये उसके खिलाफ इस तरह से कैंपेन करते हैं कांग्रेस के जरिए, अपने मीडिया के जरिए। तो ट्रंप जो इनका सबसे बड़ा आइडियल बना हुआ था, उसको गॉड लाइक कैरेक्टर कह रहे थे,
अब ये अचानक जब उस पर चढ़ दौड़े। और आज इजरायली मिनिस्टर का बयान आया है कि बहुत जल्द हमारी सूनर और लेटर सीरिया और तुर्की के साथ जब जंग होने जा रही है, यानी एक ही जंग है, सीरिया के साथ जंग है, तुर्की के साथ जंग है, ये आज उनका बयान है कि अगली जंग। अब तो देखें, मसला ये नहीं है कि इनको 10 किलोमीटर लेबनान के दे दिए जाएं, 4 किलोमीटर सीरिया के दे दिए जाएं, वेस्ट बैंक दे दिया जाए, गजा दे दिया, नहीं, ये मसला है नहीं। इसके बाद भी ये नहीं रुकेंगे। असल मसला ये नहीं है कि इनको ये इतनी लैंड दे दें तो फिर मसला हल हो जाएगा, नहीं, इनको पूरा मिडिल ईस्ट चाहिए। उसके बाद भी ये कितना रहम खाएंगे वो भी अभी कोई कंफर्म नहीं है। इनको पहले पूरा मिडिल ईस्ट दिया जाए, उसके बाद ये कितना रहम खाएंगे, ये उसके बाद ये फैसला करेंगे। तो ये बिल्कुल एक डिजास्टर ये सोच थी कि नहीं, इसराइल को ये दे दो तो इसराइल को वो दे दो, उसे नॉर्मलाइजेशन कर लो। बिल्कुल ये फजूल अप्रोच थी जो कि बिल्कुल फारिग हो चुकी है, जो कि अब मजीद आगे जारी नहीं रखी जा। अब्राहम अकॉर्ड फारिग, बिल्कुल अब्राहम अकॉर्ड जब पर्शियन गल्फ में ईरान ने घर कर दिए और एक्स ने घर कर दिए, वो आप भूल जाएंगे अब्राहम अकॉर्ड जब दोबारा होंगे और कोई जाकर करेगा। उधर यूक्रेन हिट्स मॉस्को इन लार्ज स्केल अटैक, फायर्स, इवैक्यूएशन। 200 ड्रोन्स यूक्रेन ने मॉस्को के ऊपर फायर किया है। 4 बड़े मॉस्को के एयरपोर्ट, चारों पर फ्लाइट्स रुक गई हैं। 500 फ्लाइट्स जो कैंसिल करना पड़ी हैं। पहली बार ये मॉस्को में हुआ, चारों एयरपोर्ट बंद, सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, आग, इवैक्यूएशन, सायरन्स, मतलब बहुत ही एक अजीबो गरीब मंजर है जो मॉस्को से सामने आ रहा है। और बिल्कुल जहां पर प्यूटन की रेजिडेंस है उसके करीब 10 माइल के फासले के ऊपर जो है, 10 माइल के फासले पर सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। और ये यहां से 1/3 जो मॉस्को का एनर्जी है यहां से आता है। ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, इसको भी हिट कर दिया उन्होंने। और पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने रशिया पर ओवरऑल 1000 ड्रोन फायर किए। इतनी भयानक तरीन जंग जारी है। 1000 ड्रोन पिछले 24 घंटों में रशिया पर फायर हो चुके हैं, जिसमें 200 ड्रोन उन्होंने मॉस्को पर फायर किए हैं। ये 4 साल का सबसे बड़ा हमला जो आज यूक्रेन ने लॉन्च कर दिया। तो ये तो अब बड़ा शदीद मसला पैदा हो गया है। अब रशिया इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग जो डेंजरस लेवल का रिस्पॉन्स है वो रशिया का आएगा, ना सिर्फ ऑन यूक्रेन बल्कि नेटो के खिलाफ आएगा। नेटो कंट्रीज में कुछ ना कुछ रशिया जब वो करेगा, क्योंकि रशिया का मौका वाजे है कि ये यूक्रेन की तो कोई हैसियत नहीं है, ये पीछे अगर ये मुल्क ना हो तो ये आज जो मॉस्को पर हमला हुआ ये इन मुल्कों की मर्जी से हुआ है। तो ये रशिया अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इस तरह से कमजोर पड़ता रहे और ये उधर बैठकर प्रॉक्सी वॉर खेलते रहें। तो ये अब किसी और रीजन में भी जवाब आ सकता है। ये ग्लोबल वॉर ये जारी है ना। और नेटो सेज कि हम अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को मॉडर्नाइज करेंगे। और बेल्जियम कह रहा है कि हम 7 मजीद जो F-16 जेट्स हैं वो यूक्रेन को देंगे। और कल इन्होंने कहा कि हम लॉन्ग रेंज मिसाइल जब यूक्रेन को देंगे। तो इनका कोई इरादा नहीं है। तो इधर फिलहाल तवज्जो हटी है, तो अब यूक्रेन के ऊपर फोकस और मतलब बहुत सारे नए फ्रंट्स। अच्छा, ट्रंप जब क्यूबा पर भी बहुत जल्द अब कुछ ना कुछ करेगा। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर की। आप अपने राय से रोका करें। अल्लाह हाफिज़।